हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्राची एंड आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम मॉडर्न इंडिया का जो हमने वीडियो डिस्कस किया है, आई होप आपने वो देख लिया होगा और अच्छे से रिवीजन किया होगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास। इससे पहले पॉइंट लॉर्ड रीडिंग तक हमने कवर कर लिया था, जो कि एकमात्र यहूदी वायसराय भारत का रहा था। इसके बाद हम आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया था, ये आपसे पूछा जाए अगर, तो आपका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद सेकंड है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो सभी जानते हैं, वो डलहौजी के द्वारा अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? लॉर्ड लिटन के टाइम पर। इसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद, ये लॉर्ड रिपन के समय का है। इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद ये किसके समय का है? रिपन के टाइम का है। इसके बाद ठगी का दमन, ठगी का दमन किया, ख़त्म किया, वो किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, ठगी का दमन विलियम बेंटिक। इसके बाद है रिंग फेंस की नीति। फेंस की जो नीति थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स की देन थी। कहा जा सकता है कि उसके जनक कौन माने जाते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फटाफट एक बार फिर से इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स और रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सेम हो जाएगा। इसके बाद अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन, एल्बर्ट बिल रिपन और ठगी का दमन, इसके लिए किसको जाना जाता है? विलियम बेंटिक को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरण हुआ वो किसने किया? पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी होती थी कलकत्ता, तो उसको दिल्ली किसने चेंज किया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये हुआ। जो भारत की राजधानी थी उस समय वो कलकत्ता से दिल्ली चेंज की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चूक का सिद्धांत या फिर हड़प नीति। ठीक है, तो इसके लिए कौन जाना जाता है? डलहौजी जाना जाता है। ठीक है, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति जिसे कहा जाता है, डलहौजी के समय में ये सब हुआ। इसके बाद अगर हम जानें बंगाल के विभाजन के बारे में, तो सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा ये किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, बंगाल में दोहरा शासन, ये रॉबर्ट क्लाइव ने अप्लाई किया था बंगाल में दोहरा शासन। इसके बाद सामाजिक सुधार से रिलेटेड जो काम थे वो किसने किए थे? विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए थे। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी ये किसके टाइम में यहाँ पर की गई थी? तो अगर हम बात करें बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात है। तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल था चार्ल्स कार्नवालिस। कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस था। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? चार्ल्स कार्नवालिस। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है चार्टर एक्ट 1833 के अधीन? तो यहाँ पर जेम्स एंड्रयू डेलहौजी। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। अब हम थोड़ी यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा किया हुआ था उस समय भारत की इकोनॉमी पर उसका क्या इफ़ेक्ट रहा, उसकी हम थोड़ी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियाँ जो होम चार्जेस के संगठक थीं क्या थीं? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है, ये जो होम चार्जेस हैं ये क्या है? लंदन का जो ऑफिस होता था भारत के जहाँ से सारी चीज़ें संचालित होती थी उसके लिए जो पैसा लगता था उसको होम चार्जेस कहा गया। भारत में कार्यरत अंग्रेज़ कर्मचारियों का जो वेतन लगता था उसमें ये इंक्लूड होता था, तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग की जाने वाली जो निधि थी वो होम चार्जेस के अंतर्गत आती थी। इसके बाद शब्द जो है इम्पीरियल
प्रेफरेंस, इसका यूज़ कहाँ पर किया गया? तो एक शब्द था इम्पीरियल प्रेफरेंस, इसका यूज़ किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश से जो सामान आता था उन पर जो रियायत दी जाती थी उसको इम्पीरियल प्रेफरेंस कहा गया, उसको प्रेफरेंस दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, उसका क्या कारण था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का विकास नहीं हो सका स्वतंत्र रूप से, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने सामान को आगे रखते थे और उस समय एक कारण ये भी था कि भारत में भारी उद्योगों का अभाव था, जिस वजह से अधिक विकास नहीं हो पाया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त ये किसने लागू किया था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थाई बंदोबस्त किसके टाइम का है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम का है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, स्थाई बंदोबस्त कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्थाई बंदोबस्त किया गया। स्थाई बंदोबस्त में जो मेन था वो कौन था? ठीक है, स्थाई बंदोबस्त में किस पर जो सारा दारोमदार था वो था, तो वो ज़मींदारों पे था। ठीक है, ज़मींदारों से ये स्थाई बंदोबस्त रिलेटेड था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हमें पता है स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपसे पूछा जाए कि कब किया था, तो 1793 में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? बिहार में उस समय ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जिसको कहा जाता है, उसका कारण पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे कि जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ये इसलिए किया गया है जिससे ज़मींदारों को स्वेच्छा से चेंज करने का जो वंश का परंपरागत अधिकार है वो उनको मिल सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये घटना है 1885 की। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1885। नेक्स्ट पॉइंट है, सर टॉमस मुनरो जिसने भू राजस्व जो बंदोबस्त था वो रिलेटेड है, वो कौन सा बंदोबस्त था ये पूछा जा रहा है, या आपसे पूछा जा सकता है कि भू राजस्व का वो कौन सा बंदोबस्त है जो टॉमस मुनरो के टाइम में लागू हुआ? तो वो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। आप जानते हैं जिस तरह से कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, उसी तरह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया, तो टॉमस मुनरो आपको आंसर देना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। अब जो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, कहाँ पर लागू हुआ था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में ये लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आरंभ की थी। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर शुरू करी थी? तो वो की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, हमने अभी देखा कि मद्रास और बॉम्बे में ये लागू किया गया था रैयतवाड़ी सिस्टम को, लेकिन इसमें भी सबसे पहले ये कहाँ शुरू हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ये देश के कौन से हिस्से में रैयतवाड़ी भू राजस्व जो था ये प्रचलित था? तो आपका आंसर होगा दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया जो था दक्षिण भारत, वहाँ पर ये प्रचलित था। इसके बाद एक पॉइंट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कहा जाता है
किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड पॉइंट है। आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में भी असम चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असम में जो सबसे पहले चाय कंपनी लगी वो कब लगी थी, तो वो लगी थी 1893 में, 1839 में। असम में सबसे पहली चाय कंपनी कब लगी थी, 1839 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी यानी कि अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा है। ये क्या है, ड्रेन थियरी क्या है, ये अपवाह सिद्धांत क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, यानी कि भारत का उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था। उसे ही क्या कहा गया, ड्रेन थियरी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आर्थिक दोहन जिसको हमने भी देखा है, ये जो सिद्धांत था ये किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। निकास का सिद्धांत, ड्रेन थियरी भी किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक किनको कहा गया। तो बेसिकली मोटे तौर पर तो दादा भाई नौरोजी ही थे। उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त ने भी जो है भारत में जो उपनिवेशवाद हो रहा था उसकी आलोचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे और सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के जो ड्रेन थ्योरी थी इनमें से उस पर कौन विश्वास नहीं करता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने खुद इसको कई बार एग्जाम में देखा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको जो दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी थी उस पर विश्वास नहीं था, वो उसको सच नहीं मानते थे। तो उनका नाम है सर सैयद अहमद खां, ये आपको ध्यान रखना है। सर सैयद अहमद खां ने ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर हम, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उस समय मूल रूप से ये बात खुलकर किसने कही थी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसने कहा था। फिर से सुनिए, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। अब थोड़े क्वेश्चंस हम बात कर लेते हैं 1857 के रिवॉल्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अंग्रेज़ी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल थी उसको शामिल किया गया था। अंग्रेज़ी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों की जो एनफील्ड राइफल थी उसको शामिल किया गया था। कब, तो ये बात है दिसंबर 1856 की। दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूसों की जो एनफील्ड थी उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। पहला जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम होता है उसका उस समय पर क्या कारण था, तो अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ये था कि वो अपने धर्म को क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा प्रमोट करने पे लगे हुए थे, तो उसका तात्कालिक कारण ये था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी उस समय वो कहाँ पर हुई थी, तो वो बैरकपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। इसके बाद अगर बात करें तो मंगल पांडे सिपाही थे कौन सी बटालियन या कौन सी उसमें थे जो मंगल पांडे सिपाही थे, तो वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था किसको।
हम जानते हैं कि दिल्ली से इस रिवॉल्ट को कौन आगे ले जा रहे थे, बहादुर शाह। ठीक है, जब 1857 में विद्रोह होता है तो बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर की उपाधि दी थी बख्त खान को। किसको? बख्त खान को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, जिस तरह से अपनी नीतियाँ दिखा रहे थे ब्रिटिशर्स, तो वही कारण बना 1857 की क्रांति का। ठीक है, ये शुरू कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। सब इस बात को जानते होंगे अच्छे से कि जो 1857 का रिवॉल्ट था वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या हुई? तो पहली घटना जो रही वो रही सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक जो थे मेरठ से निकलकर कहाँ पहुंचे? दिल्ली। तो ये क्या रही? पहली घटना रही। 1857 की स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें प्रतीक क्या था? तो उसका जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। आगे के पॉइंट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका क्विक रिवीजन हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।